Hello students, today we will see the 8th chapter of the civics which is challenges of the democracy. जैसा कि पहले ही मैं बता चुकी हूँ आपको कि डेमोक्रेसी क्या है. दैट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच ऑलवेज क्रिएट्स द अपॉर्चुनिटी फॉर आवर सक्सेस. अब ये हमारे ऊपर है कि उस अपॉर्चुनिटी को हम किस तरीके से यूज कर पाते हैं और किस तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं. अगर सिविक्स के हम पहले चैप्टर्स में देखें तो हम पहले चैप्टर में आप लोगों ने पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ा कि पावर शेयरिंग कितनी ज़रूरी है डेमोक्रेसी के लिए. इफ पावर शेयरिंग विल नॉट बी डू तो हम कभी भी आगे सक्सेस नहीं हो पाएंगे. क्रैशेस हो जाएंगे, लोग आपस में लड़ेंगे, सिविल वॉर्स होंगे, जिसमें आपने बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल से इसको बहुत अच्छी तरीके से समझा कि कैसे श्रीलंका ने मेजोरिटिज्म को अपनाया और बेल्जियम ने एकमेंडेशन अपनाकर अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी को अच्छे से निभाया. डेमोक्रेसी फिर आपने इसके बाद फेडरल सिस्टम देखा कि फेडरल सिस्टम क्या होता है, कैसे उसके कितने लेबल्स होते हैं और कैसे जो पावर है वो डिल्यूट होती है गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बीच में, गवर्नमेंट के लेबल्स के बीच में, सोशल ग्रुप्स में, प्रेशर ग्रुप्स में, और कैसे लोकल गवर्नमेंट को आगे फिर वो पावर दी जाती है. आप लोगों ने जेंडर रिलीजन का समझा कि किस तरीके से जेंडर बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी में. ऐसा नहीं है कि अगर डेमोक्रेसी है तो हम जेंडर को नहीं लेके चलेंगे, हमें मेल फीमेल दोनों को लेकर चलना होगा. हमने रिलीजन्स देखे कि रिलीजन बेस पर डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए. हमेशा वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मतलब इट मीन्स कोई भी रिलीजन हो उसमें हर किसी को बिल्कुल बराबर की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, बराबर का सम्मान मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. आपने कास्ट बेसिस पे समझा कि इलेक्शंस में कास्ट वगैरह को लेकर भी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है. जो पॉलिटिक्स हमारी पार्टीज होती हैं ये बिल्कुल कास्ट बेसिस पर लेकर इलेक्शंस को करवाती हैं. आपने देखा पॉलिटिक्स इन कास्ट एंड कास्ट इन पॉलिटिक्स, दोनों को हमने अच्छे से समझा हुआ है चैप्टर में. फिर आपने आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी देखा कि डेमोक्रेसी ठीक है, डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी के क्या आउटकम्स निकल कर आते हैं, क्या है डेमोक्रेसी, जिसमें हमने अच्छे से समझ लिया है कि डेमोक्रेसी का सीधा सा मतलब है दैट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच क्रिएट्स द अपॉर्चुनिटी टू अस. एंड डेमोक्रेसी से एक चीज समझ में जो निकल कर एक कहते हैं कि सारांश या मोरल निकल कर आया, या इसका एक एग्जाम्पल जो सामने निकल कर आता है वो ये है कि डेमोक्रेसी की जो गवर्नमेंट होती है ये ऑलवेज क्या होती है, अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है और लेजिटिमेटेड होती है. अकाउंटेबल है मीन्स उसको हमें जवाब देना होगा. आंसरेबल है इफ ही विल डू एनी टाइप ऑफ द वर्क, एंड इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर नीड्स. If the citizen will want any type of opportunity, then it will gives the opportunity to us. अब हमें अगर नीड है किसी चीज़ की, मान लीजिए हमें जॉब की नीड है, तो गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो हमारे जॉब्स के लिए वैकेंसीज दे. तो इस तरीके से गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है. और आफ्टर दैट हमने ये देखा कि द गवर्नमेंट इज ऑल्सो लेजिटिमेटेड. लेजिटिमेटेड क्या है, मीन्स कि जो गवर्नमेंट है वो एलिजिबल है, लीगल है. कब, जब उसको फेयर तरीके से लाया जाए, फ्री हो. जब कब होगी गवर्नमेंट लेजिटिमेटेड, जब हमारे इलेक्शंस फ्री होंगे और फेयर होंगे और उसके बाद रेगुलर बेसिस पे होंगे. मतलब कि ऐसा नहीं है कि 5 साल आपके बीत गए हैं फिर भी आप चुनाव नहीं करवा रहे हो. और अगर ऐसा होता है कि इलेक्शंस नहीं होते हैं, रेगुलर इलेक्शंस नहीं होंगे तो डिक्टेटरशिप आ जाएगी. और डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए, फ्री इलेक्शंस होने चाहिए. लोगों से, सिटीजन से किसी भी प्रकार का कोई इसमें चार्ज नहीं लिया जाना चाहिए. फेयर इलेक्शंस होने चाहिए कि कोई किसी भी प्रकार की धांधलेबाजी, किसी प्रकार का करप्शन करके वहाँ पर इलेक्शन नहीं करवाना चाहिए. तो इस तरीके से सिविक्स की पूरी बुक में हमने डेमोक्रेसी को समझा. डेमोक्रेसी के फॉर्म्स क्या है, डेमोक्रेसी की सक्सेसफुल क्या है, डेमोक्रेसी के आउटकम्स निकल कर क्या आ रहे हैं, डेमोक्रेसी में होना क्या चाहिए, किस तरीके की डेमोक्रेसी गुड होती है. इन सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं. तो ये हमारी सिविक्स का लास्ट चैप्टर है जो हमें बताता है चैलेंजेस ऑफ द डेमोक्रेसी. कि डेमोक्रेसी तो है, ठीक है, डेमोक्रेसी के आउटकम्स क्या निकल कर हैं, सारी चीजें हैं, बट आखिर डेमोक्रेसी के सामने चैलेंजेस क्या क्या हैं. तो वो इसमें हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी के बारे में, डेमोक्रेसी के आगे चैलेंजेस क्या क्या हैं. अब माना जाता है दैट डेमोक्रेसी डजंट नॉट हैव अ चैलेंजर. डेमोक्रेसी के पास कोई चैलेंजर नहीं है, कोई चैलेंज करने वाला नहीं है डेमोक्रेसी को.
but that doesn't mean that it has not faced any type of challenges. लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि ये किसी टाइप के चैलेंज को फेस नहीं कर रहा है. एट डिफरेंट पॉइंट इन दिस टूर ऑफ डेमोक्रेसी, अगर हम डेमोक्रेसी की इस यात्रा को, जो डेमोक्रेसी को मैंने आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दिया, अगर हम इसको अलग अलग पॉइंट पर देखना शुरू करें तो वी हैव नोटेड द सीरियस चैलेंजेस. तो हमने सीरियस चैलेंजेस को नोट करना शुरू किया है. जैसे आपको मैंने बताया जेंडर, रिलीजन, कास्ट. अब इस बेसिस पर नहीं होनी चाहिए डेमोक्रेसी में, ये डिस्क्रिमिनेशंस नहीं होने चाहिए, बट ऐसा तो होता नहीं है कि होते नहीं है, डिस्क्रिमिनेशंस तो होते हैं. तो कहीं ना कहीं वो सीरियस चैलेंजेस ही हमारे सामने हैं. इन सारी चीज़ों को ये सीरियस चैलेंज ही माना जाएगा. आ चैलेंज इज नॉट जस्ट एनी प्रॉब्लम. कोई भी जो चैलेंज होता है वो सिर्फ प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है. वी यूजली कॉल ओनली दो डिफिकल्टीज अ चैलेंज विच आर सिग्निफाइड एंड विच कैन बी ओवरकम. हम किसी भी डिफिकल्टी को चैलेंज तभी कहेंगे जब वो क्या हो, सिग्निफाइड हो, संकेतिक हो, और जिससे ओवरकम किया जा सके. अब ऐसा कोई चैलेंज आए जिससे ओवरकम ही ना किया जा सके, जिसका कोई सॉल्यूशन ही ना हो, तो उसे हम चैलेंज बिल्कुल भी नहीं कहेंगे. A challenge is difficulty that carries within an opportunity for the progress. अब कोई भी जो चैलेंज है वो क्या करता है, अपने साथ लेकर आता है अपॉर्चुनिटी. चैलेंजेस क्या होंगे, चैलेंजेस वो होंगे जो अपने साथ अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगे. किस चीज के लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगे, अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगे वो प्रोग्रेस के लिए. मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई चैलेंज आ गया, अब आप किसी भी चैलेंज को खत्म करते हो. मान लीजिए कि आपके सामने चैलेंज है कि जितनी भी फीमेल्स हैं उनको टोटली पार्टिसिपेशन मिले लोकसभा में या फिर लोकल गवर्नमेंट में जैसे उनको मिला. तो जो ये रिजर्वेशन है लेडीज के लिए, जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, फीमेल्स रिजर्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये फीमेल्स के लिए अपॉर्चुनिटी हो जाएगी. तो जब ये फीमेल्स के लिए अपॉर्चुनिटी हो जाएगी तो हम बहुत अच्छी तरीके से कह सकते हैं कि कोई भी चैलेंज जो है वो अपने साथ अपॉर्चुनिटी लेकर आता है प्रोग्रेस के लिए. डिफिकल्टीज आती हैं, डिस्ट्रक्शंस आते हैं, लेकिन किसी एक का डिस्ट्रक्शन किसी एक का डेवलपमेंट बनता है, और किसी एक का डेवलपमेंट किसी एक का डिस्ट्रक्शन बढ़ता है. इसको मैं आपको बहुत अच्छे से इकोनॉमिक्स में पढ़ा चुकी हूँ. वंस वी ओवरकम ए चैलेंज, जब हम किसी चैलेंज से बाहर आ जाते हैं, वी गो अप टू हायर लेवल देन बिफोर. तो हम पहले से ज्यादा हायर लेवल पर पहुंच जाते हैं. सीधी सी चीज है, इफ हम स्टेयर चढ़ रहे हैं और स्टेयर को अगर हमें मान लीजिए कि स्टेयर्स जो हैं वो उसमें हमारे मान लीजिए कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर वो उनको ओवरकम कर लेते हैं, उनसे निकल जाते हैं, तो हम जाहिर सी बात है ऊपर ही चढ़ेंगे. हम नीचे को कभी भी डिसेंट नहीं होंगे, नीचे को नहीं उतरेंगे. हर प्रॉब्लम को फेस करते हुए लाइफ में ऊपर ही बढ़ा जाता है. तो इसी तरीके से डेमोक्रेसी है, जब हम एक चैलेंज से ओवरकम कर लेते हैं तो हम हायर लेवल पे जाते हैं, हम कभी भी वहां पर लोअर लेवल्स पर नहीं जाते. Different countries face different kinds of challenges. At least 1/4 of the global still not under democratic गवर्नमेंट. अब ऐसा तो नहीं है कि जितनी भी गवर्नमेंट हैं, मतलब कि वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं उनके सामने सेम प्रॉब्लम होगी. इसको सिंपली बात से भी समझा जा सकता है. मान लीजिए सोसाइटी में बहुत सारे घर हैं, मेरे हैं, आपके हैं, बाकी लोगों के भी हैं. तो हर किसी के सामने हर तरीके की प्रॉब्लम नहीं है. किसी के सामने खाने की प्रॉब्लम है, किसी के सामने कपड़े की प्रॉब्लम है, किसी के सामने बाकी बेसिक नीड्स की प्रॉब्लम है. तो डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम. As simple as that, different type of country and different type of the problems of the democracy. उनके डेमोक्रेसी के चैलेंजेस भी डिफरेंट होंगे. और अगर हम बात करें सिर्फ डेमोक्रेसी की, तो आपको बता दें एक डाटा कि कम से कम 1/4 ऑफ द ग्लोबल, यानी कि वर्ल्ड में जितनी भी, इस पूरे यूनिवर्स में जितनी भी आपकी कंट्रीज हैं, उनमें से 1/4 कंट्रीज ऐसी हैं जहां अभी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, जहाँ पे डेमोक्रेसी आई नहीं है, जहाँ मोनार्की सिस्टम चल रहा है या फिर डिक्टेटरशिप चल रहा है. तो अगर हम पहले चैलेंज की, इस तरीके से पहले चैलेंज की बात करते हैं, तो द चैलेंजेस फॉर डेमोक्रेसी इन दीज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज वेरी स्ट्रिक्ट. दीज कंट्रीज फेस द फाउंडेशनल चैलेंज ऑफ द मेकिंग द ट्रांसिशन टू डेमोक्रेसी एंड देन इंस्टीट्यूटिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. तो इस टाइप में अगर हम पहले ही चैलेंज की बात करें कि पहला चैलेंज क्या होगा डेमोक्रेसी को लेकर, तो पहला चैलेंज तो डेमोक्रेसी को लेकर यही होगा कि पहले उसकी फाउंडेशन हो, फाउंडेशनल चैलेंज होगा. मीन्स कि पहले आपका क्रिएशन होना चाहिए डेमोक्रेसी का. डेमोक्रेसी के लिए अगर आप बात करते हैं
कि लेडीज़ को बराबर आपके पार्टिसिपेशन होना चाहिए, कास्ट बेसिस नहीं होनी चाहिए, रिलीजन बेसिस नहीं होना चाहिए, पावर शुड बी डिल्यूटेड, पावर शेयरिंग होनी चाहिए, कमेंडेशन होनी चाहिए, मेजोरिटिज्म नहीं होना चाहिए। अगर इन सब चीज़ों के बारे में आप सोचना चाहते हो, मीन्स कि अगर आप सिंपली चाह रहे हो कि कार में आपको बैठ के जाना है, कार आपकी कहीं रुके ना, फ्यूल खत्म ना हो, उसका टायर कहीं पंचर ना हो, तो सबसे पहली नीड होगी क्या? कार को लेके आना। विदाउट कार हम इतनी सारे जो हमारे इमेजिनेशन है इसको हम नहीं कर सकते। मीन्स कि अगर आप चाहते हो कि सारी चीज़ें डेमोक्रेसी में अच्छी हो, हर किसी को पार्टिसिपेशन मिले, हमारी सारी नीड्स पूरी हो, गवर्नमेंट हमारी अकाउंटेबल हो, रिस्पॉन्सिबल हो, लेजिटिमेटेड हो, तो फर्स्ट इज यू हैव टू ब्रिंग द डेमोक्रेसी इन योर कंट्री। पहले डेमोक्रेसी की आप स्टैब्लिशमेंट तो करेंगे। तो सबसे पहला चैलेंज, ऐसी कंट्रीज जिनकी कंट्री में डेमोक्रेसी है ही नहीं, उसमें सबसे पहला चैलेंज आता है फाउंडेशन का, कि उसकी फाउंडेशन होनी चाहिए। मीन्स वहाँ पर डेमोक्रेसी आनी चाहिए, और बिना डेमोक्रेसी के आप किसी भी प्रकार की इमेजिनेशन नहीं कर सकते। जब डेमोक्रेसी है ही नहीं तो आप मोनार्की गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर पाएंगे कि मोनार्की गवर्नमेंट आपको क्या करे, बराबर की पार्टिसिपेशन दे। तो सबसे पहला चैलेंज जो किसी भी कंट्री के सामने का, जिन कंट्रीज के पास डेमोक्रेसी है ही नहीं, तो सबसे पहला चैलेंज डेमोक्रेसी के सामने है कि डेमोक्रेसी को लेकर आना। जब तक डेमोक्रेसी नहीं आएगी तब तक हमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हमारे साथ डेमोक्रेसी बेसिस पर हमें डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए। मीन्स वी कैन नॉट थिंक अबाउट द राइट ऑफ द वोट इन मोनार्की गवर्नमेंट या इन डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट। अगर हमें ये पता है डेमोक्रेसी आती है, डेमोक्रेसी का सीधा सा मतलब है इफ ऑल सिटीजन्स विल वोट टू द country and vote for their leaders, then it is very necessary कि we will have to come to an establishment of the democracy। आप डेमोक्रेसी के बारे में तब नहीं सोच सकते हो जब डेमोक्रेसी है ही नहीं। तब आपको कौन वोट करने देगा? मोनार्की गवर्नमेंट, कोई राजा या फिर कोई डिक्टेटर आपको वोट करने का अधिकार क्यों देगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्री की, किसी भी कंट्री के सामने जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, उसके सामने ये चैलेंज होगा कि पहले वो डेमोक्रेसी को फाउंडेशन करे, डेमोक्रेसी को लेकर आए। तो ये था हमारा डेमोक्रेसी का पहला चैलेंज। अब हम ये जान लेंगे कि ये चैलेंज है किन कंट्रीज के सामने। वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज हैं, बट अगर हम श्रीलंका और पाकिस्तान की बात करते हैं तो आप एग्जाम्पल में 2 नेम लिख लीजिए अपने अपनी बुक्स में बेटा। एक है आपका श्रीलंका और दूसरा है आपका पाकिस्तान। आप देखते हैं कि पाकिस्तान 1947 में